हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ अपनी एक्ने जर्नी की वीडियो। जैसे कि आप लोग टाइटल से देख सकते हो, ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी एक्ने कैसे शुरू हुई और मेरी जर्नी कैसे ख़त्म हुई एक्ने को लेकर। और आई होप कि ये ख़त्म हो गई है। आप लोग स्टिल देख सकते हो मुझे निशान है अभी, पर एक्ने नहीं है। सो विच इज़ ग्रेट एंड फिंगर्स क्रॉस की वापस ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे एक्ने जो थी वो शादी से पहले भी थी। मतलब मुझे 2016-15 में एक्ने थी। शादी के बाद भी मुझे एक्ने रही। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया, लाइक डॉक्टर्स को दिखाया इंडिया में, बट मुझे एक्ने का आराम नहीं मिला। 2016 में आफ्टर मैरिज अमृतसर में दिखाया था डॉक्टर को एंड दैट वाज ग्रेट। और मुझे जो है वो एक्ने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। उसने मुझे खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी थी। आई हैव नो क्लू वाई। उसने सारी मुझे लगाने के लिए दी थी दवाइयाँ, लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, देन जेल। उसके बाद मुझे उसने सिटाफिल बोला था लगाने के लिए। सिटाफिल इज़ लाइक कि मुझे एक दिन में जितनी बार हो सकता है उतनी बार मुंह पे थोपना है। मतलब वो मेरे लिए ही अच्छा होगा जितना ज़्यादा मैं लगाऊंगी। में कम से कम 20-25 बार सेटाफिल लगाना है, मतलब जितनी बार मुझे मौका मिलता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सेटाफिल यूज़ किया, जो क्लेंजर होता है सेटाफिल का। और मेरी जो दवाई थी वो काफ़ी कॉस्टली आती थी। बेशक वो मुंह पे लगाने वाली हो, पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। आई थिंक मेरी 15 दिन की दवाई 2500 या 5000 की थी। इट वॉज रियली एक्सपेंसिव। और मैं बात कर रही हूँ 2017-16 की। अभी तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। सो मेरी जो एक्ने थी वो चली गई। जब मैं कनाडा आई, थोड़ी सी दवाइयाँ अपने साथ लेकर आई थी, तो मेरी एक्ने जो है वो चली गई। बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चली जाए। जैसे कि अभी मेरे मुँह पे कोई भी पिम्पल नहीं है। और अभी आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं मेरे मुंह पे कोई पिंपल नहीं हुआ दवाई छोड़ने के बाद। सो वो दवाई मुझे मुंह पे लगाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ था, तो मैं कनाडा शिफ्ट हो गई। पर मेरे एक्ने नहीं गई थी प्रॉपरली। लाइक मुझे आराम था, मैं कह सकती हूँ, बट मेरी एक्ने नहीं गई थी। मुझे कभी कहीं पिंपल हो जाना, कभी कहीं पिंपल हो जाना। सो उसके बाद मुझे जो एक दो पिंपल्स रहे। देन आफ्टर दैट मैंने कराई मुंह पे वैक्सिंग। अब खतरों का खिलाड़ी तो बनना ही था ना, मुंह पे वैक्सिंग तो करानी थी, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा ऑयली है फेस पे। सो जिससे मैंने वैक्स करवाई थी उसने मुझे बोला भी था कि मत करवाओ क्योंकि तूने कभी करवाई नहीं है। सो यू जस्ट हैव अ बेबी हेयर्स, सो इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर कहाँ, जैसे कि मैंने बोला था, खतरों का खिलाड़ी तो हमने खेलना ही था। मैंने बोला इट्स ओके। वो बोलते कि तेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम नॉट गोना डू दिस बट यू आर फोर्सिंग मी। मुझे अच्छे से जानती है। सो आई सेड ओके, डू इट, आई एम नॉट गोना सू यू फॉर एनीथिंग। सो उसने मुझे लाइक वैक्स कर दी। देन वैक्स मुझे जो पिंपल्स थे वो वापस आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगे दोबारा से। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुंह पे भी है और आर्म्स पे भी है। मैं आई थिंक मुझे 3 और 4 साल हो गए हैं कि मैंने आर्म्स पे वैक्स नहीं की है। आप लोग देख सकते हो इट्स नॉट इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट आई कैन डू दैट। अगर मैं बाजू पे भी वैक्स करूँगी तो मेरी बाजू पे भी इतनी ज़्यादा फुंसियाँ निकल आती है ना, जैसे मुंह पे पिंपल्स आते हैं ना, वैसे भी ये सारी बाजू पिंपल से भर जाती हैं। और मुझे आफ्टर 3 डेज ऐसा होता है। सो मुझे ऐसा होता है कि यार मैंने की ही क्यों वैक्स बाजू पे, मुझे करनी ही नहीं चाहिए। मेरी बाजू कब ठीक होगी, अब मैं कब इसको क्लीन देख सकूंगी। तो जब मैं रेगुलर वैक्स करती थी मुझे वो प्रॉब्लम थी, बट तो भी ढीटों की तरह, हम कहाँ सुनते किसी की, बॉडी की भी नहीं सुनते, ढीटों की तरह मैंने वैक्स कर लेनी। जब वो पिंपल्स ठीक हो जाने मैंने दोबारा वैक्स कर लेनी। पर अभी मुझे आई थिंक 4 साल हो चुके हैं। मैंने लास्ट वैक्स जब की थी तब मैं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने वैक्स नहीं की क्योंकि मेरी बॉडी है, मुझे बालों से प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को प्रॉब्लम क्या होगी? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखे ही मत। सो मैं विदाउट स्लीव्स भी पहनती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वो पिंपल्स होते हैं ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे इचिंग होती है। इचिंग के बाद वो पिंपल्स हो जाते हैं, वो जाते नहीं है। 2 महीने लगाएंगे जाने में एक बार वैक्स कराने के। और ऐसा नहीं कि सडनली मुझे जो पिंपल्स हैं वो बाजुओं पे निकल आते हैं। इट टेक्स 3 डेज। आफ्टर 3 डेज ये सारी बाजू है ना मेरी भर जाती है। और मुझे दूसरों की जो बाजू है ना वैक्स की हुई वो बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं कराऊं, बट मैं करवा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि लेट्स ट्राई लेजर लाइक एट लास्ट, क्योंकि एक वही ऑप्शन है जिसके साथ में भी मुझे
जो पिंपल्स हैं वो ना आए बाजू पे, बट आई एम गोना ट्राई दैट, नॉट नाउ बट इट विल टेक टाइम, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट बिकॉज एक वही ऑप्शन बचा है। सो हम लोग दोबारा वापस आते हैं अपनी एक्ने जर्नी पे। सो वैक्स के बाद मुझे पिंपल्स निकलने शुरू हो गए। सो आई वाज लाइक ओके, 2 पिंपल 3 पिंपल वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। मैंने वैक्स फिर दोबारा नहीं कराई फेस पे। देन शुरू हो गया कोविड। कोविड की वजह से जब मैंने पहनना शुरू किया मास्क की वजह से मुझे निकले पिंपल, क्योंकि मैं रात को शिफ्ट करती थी, हम 2 जने होते थे, तो रात को क्या करना, हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, क्योंकि एक बंदा फ्रंट पे काम करता है, एक बंदा बैक पे काम करता है। मैं टिम हॉर्टन्स की बात कर रही हूँ। सो हम लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब हम लोगों ने कस्टमर के साथ डील करना, यस हम लोग मास्क पहनते थे, बट 2 जने होते थे, दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता था। 6 फीट का डिस्टेंस होना था कोविड के टाइम पे, तब तो बहुत ज्यादा था। सो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे। मैंने काम शुरू किया अमेजोन में। सो अमेजोन में क्या होता है, जितना टाइम आप काम पे हो उतना टाइम आपको मास्क पहन के ही रखना पड़ता था। कोविड के टाइम की बात कर रही हूँ। वहां पे तो उन लोगों ने एक पोजीशन भी क्रिएट की थी कि जो लोग यही मेक श्योर करते हैं कि आपने मास्क जो है वो ऊपर नीचे नहीं किया, आप उसको हाथ नहीं लगा रहे हो, आप 6 फीट का डिस्टेंस रखते हो। सो वो ज्यादा मास्क पहनने की वजह से मेरी जो स्किन है वो सारी पिंपल्स के साथ भर गई। और मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। आई वॉज लाइक कि कब से हो रहे हैं, जब से मैंने दवाई छोड़ी है 2017 से, तब से ही मुझे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने वैक्स भी कराई तो भी आ गए थे वापस, अभी ये फिर से चले जाएंगे। सो 1 पिंपल 2 पिंपल, मोटे मोटे पिंपल्स इस बार तो ना, मतलब इतनी मोटी जैसे फुंसियां होती है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब पूरे फेस पे। यहाँ इससे ऊपर नहीं था, इससे नीचे नीचे थे, जहाँ जहाँ मास्क था। दिन मुझे ना फील होना शुरू हुआ कि ना ये घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं कुछ भी यूज कर लूं ये बढ़ रहे हैं। मैंने छोटे मोटे जो नुस्खे हैं वो यूज किए, लाइक यूट्यूब पर देखकर, टिकटॉक पर देखकर, जो काफी सारे डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो जो भी सजेस्ट करते थे मैंने वो ट्राई किया। इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अगर मैंने कुछ और यूज किया, अगर वो मुझे रिएक्ट कर गई और पिंपल्स बढ़ गए तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मुझे डॉक्टर बोलते कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज योर एक्ने इज लाइक, इसका लेवल होता है। सो इट्स एट दैट लेवल कि इसको स्पेशलिस्ट ही ट्रीट कर सकता है, मैं ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। स्पेशलिस्ट की कॉल तुझे 1 महीने में आएगी, या भी 1 हफ्ते बाद आ जाए या 1 महीने बाद आ जाए, तुझे पर वही ट्रीट कर सकता है। बट इन अ मीन टाइम मैं तुझे एंटी मेडिसिन जो है वो लिख कर दे देती हूँ। उसने मुझे लिख कर दी दवाई, पर वो दवाई मेरे काम नहीं आई। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आई एम नॉट श्योर कि ये दवाई तुझे काम करेगी या नहीं करेगी, बट ये उस स्टेज पे पहुंच गई है कि अगर इसको स्पेशलिस्ट ने डील नहीं किया तो ये जो निशान है वो जाएंगे नहीं, उम्र भर तेरे साथ रहेंगे। उस लेवल पे पहुंच गई है। वो सो अफ्रेड। इसका कॉल मुझे 2-3 हफ्ते बाद आया था, ऑलमोस्ट अ मंथ। सो मुझे 3 हफ्ते बाद डॉक्टर का कॉल आया। मैं डॉक्टर ने मुझे बताया कि हाँ मुझे दवाई पे रखेंगे वो 6 मंथ्स तक, और 6 मंथ्स के बाद मेरी जो दवाई है वो खत्म होगी। बट मुझे हर महीने ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। आफ्टर ब्लड टेस्ट ही वो मुझे दवाई लिख कर दे सकते हैं। तो एक दिन तो मेरी कंसल्टेशन हुई, देन उसके बाद उसने मुझे दोबारा से बुलाया। सो कंसल्टेशन में उसने मुझे सब कुछ बोला कि मेरा ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद ही वो मुझे दोबारा से दवाई लिख कर देंगे। अगर मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सही आती है, क्योंकि वो दवाई बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए वो मुझे हर महीने जो है वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजते थे। मैं यहाँ पे कहीं आप लोगों को शो कर दूंगी कौन सी दवाई थी। सो वो दवाई मुझे जो है वो 6 महीने खानी थी, और हर महीने मुझे ब्लड टेस्ट कराना था। और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ये आएगी कि मुझे इंटरनली उस दवाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे ऑर्गन्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब ही वो मुझे दवाई लिख कर दे सकते हैं। मुझे ब्लड टेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे यही होता है कि एक बार निकालो और उसको डिवाइड कर आप टेस्ट कर लो, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितने यहाँ पे टेस्ट करने हैं ना, उतनी ही छोटी छोटी इतनी बॉटल्स में वो आपका ब्लड निकालेंगे। नीडल से बहुत ज्यादा डर लगता है। सो एवरी मंथ इट वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी कि मुझे ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ता, और वो एक नहीं, वो मेरी 6 बॉटल्स इतनी ना खून की निकालते थे। इट्स नॉट इवन अ बॉटल, इट्स लाइक अ ट्यूब। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज्यादा डर लगता है नीडल से। तो वो जो था कि हर महीने मुझे जाना और ब्लड टेस्ट निकालना, उसमें ही मेरी आधी जान निकल जाती थी। उसके बाद मुझे डॉक्टर देखता था, मुझे ये होता था पता नहीं रिपोर्ट में सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक अगर रिपोर्ट में कुछ भी गलत आया तो मुझे दोबारा दवाई नहीं देगा। और दवाई की दूसरी जो कंडीशन
कंडीशन थी कि मुझे उस दवाई के साथ साथ बर्थ कंट्रोल पे भी रहना होगा। 6 महीने मुझे दवाई खानी है और 6 महीने साथ में ही मुझे बर्थ कंट्रोल पे रहना है। एंड जो लोग बर्थ कंट्रोल लेते हैं कनाडा में, दे नो कि बर्थ कंट्रोल की जो गोलियां हैं वो बहुत ज्यादा आपको हार्मोनली चेंज करती हैं। आपके हार्मोन लेवल बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, आपके मूड स्विंग इतने होते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा इमोशनली और मेंटली आई थिंक इफेक्ट करती है। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है जिन लोगों ने भी बर्थ कंट्रोल ली है कि बहुत बुरा हाल कर देती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करती है हर दवाई का। मुझे तो डर लग गया कि अब मुझे बर्थ कंट्रोल पे भी रहना पड़ेगा और मुझे दवाई पे भी, क्योंकि दवाई का भी सेम ही रिएक्शन है। जो बर्थ कंट्रोल के रिएक्शन होते हैं ना आपकी बॉडी को लेकर, वो सेम ही रिएक्शन थे। आई वॉज सो अफ्रेड कि अब मुझे दोनों दवाइयां एक साथ लेनी पड़ेंगी। और ड्यूरिंग दैट 6 मंथ आई कैंट बी प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। दैट्स वाई कि उन लोगों ने मुझे बर्थ कंट्रोल पे रखा था और उन लोगों ने मुझे बोला था कि 2 मीडियम यूज करने हैं, यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर नॉट गोना गेट प्रेग्नेंट। मैंने दवाई शुरू की थी दिसंबर मिड में, और मेरी जो उस 6 महीने के दौरान मेरी जर्नी थी वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, बिकॉज हर महीने डिफरेंट काइंड के मूड स्विंग्स होते थे। फर्स्ट मंथ मुझे गुस्सा आता था विदाउट एनी रीजन, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेक आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग। मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं कर क्यों रही हूँ। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था मेरे हस्बैंड को भी कि ऐसा ऐसा होगा कि इसके मूड स्विंग्स होंगे, उसका कंट्रोल नहीं होगा उस पर। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, सो ही हैज सो मच पेशेंस दैट ही नोज दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग। मुझे बिना मतलब के उन पे गुस्सा आना, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। देन सेकेंड मंथ आई वाज साइलेंट, I was not talking to anybody. I really don't want to talk to anybody. I want to talk, but I don't want to talk. So you know, I don't know, जो लोग like ऐसा कभी किसी के साथ होता है किसी दवाई की वजह से आपके मूड स्विंग, you know that कि कैसी फीलिंग होती है। So मैं नाइट शिफ्ट करती थी टिम हॉर्टन्स पे, जो मेरे साथ लड़की काम करती थी ना, and she knows that I'm on medication. She's so close to me. She was like, you're not talking, like it's almost 2 weeks and you're not talking. And I was like, I'm on medication, you know that. She said, yes, मैंने figure out कर लिया था why you're not talking. And third month it was like I was emotional. Oh my god, I'm seriously, you know, जब मैं याद करती हूँ कि मैं करती क्या थी, मेरा कंट्रोल नहीं था मेरे हार्मोन्स पे, मेरे मूड पे, जो भी मेरे साथ हो रहा था मेरा कंट्रोल ही नहीं था मेरे मूड स्विंग्स पे। मतलब 6 महीने बहुत मुश्किल थे मेरे लिए उस दवाई पे। देन मैंने 4 मंथ्स मैंने अपना डॉक्टर चेंज किया, लाइक स्पेशलिस्ट चेंज किया, क्योंकि जो मुझे स्पेशलिस्ट रेफर किया गया था उसके साथ मेरा स्केड्यूल नहीं मैच कर रहा था। जिस दिन मैं फ्री होती थी उस दिन वो जो है वो काम ही नहीं करता था। सो मैंने डॉक्टर चेंज किया। सो जो मैंने नया डॉक्टर चेंज किया, ही सेड कि जितना हम लोग आपको दे रहे हैं गोली का, जितना भी mg दे रहे हैं आपको, वो आपकी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं है। You have to be on this medication for 1.5 years. And I was like, seriously? He told me 6 months and now you're saying that 1.5 years? ये 4 years, 4 months की जर्नी ने मेरी बैंड बजा दी है और you're talking about 1 year? I was like, okay, I'm gonna meet my doctor. Why? Like ऐसा क्यों? He was like कि आपकी ये जो हम लोग मेडिकेशन देते हैं ना, उसको आपके वेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड समथिंग करते हैं वो लोग, और जितना आपका वेट है उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा कम है। इट्स लाइक 0.10%. It has to be like a 50% or something. I was like, okay, I'm gonna talk to my like a specialist. So he said, okay. And I talked to my specialist and then said, it's just 2 months pending. Then after that, I'm not gonna take this medication because I'm taking birth control and this medication, and it's affecting me so much, like mentally, emotionally, physically, and I don't wanna do this like anymore. I even like ऐसा पॉइंट आ गया था कि मेरे लिए ये भी मैटर नहीं करता था कि मेरी एक्ने जो है वो जाए या ना जाए और वापस आ जाए। So he said, no, 6 months is enough for you. After 6 months we will see. He explained me कि अगर आपने मेडिकेशन ली है, it's not कि आपको एक्ने वापस नहीं आएगी। He said there is no like a particular cure कि जिसके साथ आपको एक्ने कभी वापस ही ना आए। He said maybe your acne will return like after 10 years और 20 साल बाद, और कभी भी नहीं, और मे भी 6 महीने बाद, और मे भी साल बाद।
बट ये डेफिनेट नहीं है कि आएगी नहीं वापस। सो इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। सो मुझे दवाई लेने के बाद एक और प्रॉब्लम हुई, वो थी कि जैसे हमारे सर में डैंड्रफ होती है ना, उसी तरीके से मेरी बॉडी पे जो ड्राइनेस थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने वेंटस में दवाई शुरू की थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। मोस्टली जो वार्मर्स होते हैं ना वो मेरे ब्लैक ही होते हैं। सो जो मेरे वार्मर्स होते थे ब्लैक, जब मैंने वो शाम को उतारने तो वो पूरे ही वाइट हो जाते थे, क्योंकि मेरी स्किन पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस थी। और मुझे डॉक्टर ने इस चीज़ के लिए पहले ही अवेयर किया हुआ था कि ड्राइनेस हो जाएगी, सो घबराना नहीं या कुछ भी। जितनी ज़्यादा सर में डैंड्रफ होती ना उतनी ज़्यादा डैंड्रफ होती थी, और अगर मैं ऐसे करती ना तो वो जैसे झड़ती है ना, जैसे डस्ट उड़ती है वैसे उड़ती थी, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस थी। बट एट दी एंड जब मैंने दवाई छोड़ी तो अब मेरा सब कुछ ठीक है, बट आई एम स्टिल यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। सेटाफिल का ही मैं बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, बॉडी एंड फेस सेम है, सी गोल सी बॉटल, एंड सेटाफिल का ही क्लेंजर यूज करती हूँ मुंह धोने के लिए। नहाने के लिए आई एम यूजिंग सोप, अब क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बाद में मैं यूज कर सकती हूँ, सो बॉडी वॉश या सोप कुछ भी यूज कर सकती हूँ। बट मुंह के लिए आई एम सो पर्टिकुलर राइट नाउ, क्योंकि मेरे जो मुंह पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और जो मैंने फेस किया उसके बाद आई थिंक इट्स इंटरनल चेंज कि आई डोंट वांट ट्राई एनी अदर प्रोडक्ट। वैसे भी मैं पहले भी कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं करती थी, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट लाइक कुछ भी मुंह पे पोत लेना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने बताया था। सो मैं कुछ भी लगाऊं ऐसा नहीं है कि मेरी जो स्किन है वो ले लेगी। किसी किसी की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा न्यूट्रल होती है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं होता कुछ भी लगाने से। सो वो लोग तो हैं ब्लेस्ड, सो फिंगर्स क्रॉस उन लोगों के लिए। सीरियसली ऐसी जो स्किन है ना, दे आर सो लकी, क्योंकि जिसकी नहीं है उसको पता है कि हम लोग ऐसी स्किन चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी पोत लें, कोई भी क्रीम लगा लें, कुछ भी लगा लें और हमारे मुंह पे कुछ ना हो। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा लगा लें या कुछ कर लें सो हमारे मुंह पे निकल आती हैं फुंसियां। सो आई ऑलवेज अवॉइड कोई भी प्रोडक्ट, आई एम स्टिल अवॉइडिंग, सो आई एम स्टिक टू दोज प्रोडक्ट। और सनस्क्रीन के बिना तो मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ। जब मैं दवाई ले रही थी सनस्क्रीन, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं दिन में भी लगा के रखूं, लाइक सोते वक्त भी सनस्क्रीन, नहाने के बाद सनस्क्रीन, बाहर जा रही हूँ सनस्क्रीन, जितना ज्यादा मुझे हो सके उतना ज्यादा सनस्क्रीन से अपनी स्किन को कवर करना है। सो आई थिंक वो उस चीज से मैं यूज टू हो गई हूँ अब, तो अभी मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो बिना सनस्क्रीन के नहीं जाती। सो न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन ही यूज करती हूँ मैं। जब से कनाडा आई हूँ ना, न्यूट्रोजेना की एक ही सनस्क्रीन है जो मैं ऑलवेज खरीदती हूँ। वो खत्म हो जाती है तो वो सेम आती है, खत्म हो जाती है सेम आती है, किसी और प्रोडक्ट पे मैं स्विच नहीं करती हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू स्विच प्रोडक्ट व्हेन यू हैव सेंसिटिव स्किन। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग किसी को फॉलो करते हो दैट्स नॉट बैड, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो स्किन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीबडी, बट वेन यू हैव स्किन प्रॉब्लम एंड यू नो दैट इट्स वेरी हार्ड टू रिड ऑफ दैट, आप किसी को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए देखते हो, भले ही वो यूट्यूब हो, भले ही वो इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, आप अगर वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ट्राई ऑन योर आर्म और कहीं भी, बट फेस पे ट्राई डायरेक्टली मत करो। और थिंक लाइक दिस, अगर कोई प्रमोट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को और आप लोग देख रहे हो कि वो 30 दिन महीने के 30 डिफरेंट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, या लाइक 15 दिन डिफरेंट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कैन यू बिलीव दैट दे आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट ऑन देयर फेस? नो। कोई भी अपने फेस पे रिस्क नहीं लेता, वो कोई भी हो। और स्पेशली जिन लोगों को आप फॉलो करते हो उन लोगों को अपने मुंह से बहुत प्यार होता है, क्योंकि आप उनकी शक्ल देख के या उनका टैलेंट देख के ही उनको फॉलो करते हो। सो नोबडी ट्राइज ऑन देयर फेस, लाइक एक्चुअल में बहुत कम लोग होंगे जो ट्राई करते हैं, देन आपको बताते हैं। बट वो लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 30 दिन में 30 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट या 15 प्रोडक्ट, वो महीने में या 6 महीने में कोई एक प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे। तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो स्किन प्रोडक्ट्स के लिए, ध्यान से कीजिए, देखकर कीजिए, अंधे होकर मत कीजिए। क्योंकि जो फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं मेरी एज के ही, दे आर सो एजुकेटेड, जब मैं उनसे सुनती हूँ ना कि इंस्टाग्राम पे ना इस लड़की ने ऐसा मेकअप किया, उसने ये लगाया, उसने ये लगाया, तो मैं भी खरीदने का सोच रही हूँ, मुझे बहुत पिंपल्स हो रखे हैं, मेरी डॉक्टर ने ये बोला कि ये कर वो कर, तो मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ। तो मेरे को सुन के हैरानगी होती कि कितने पढ़े लिखे होकर फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं कि किसी ने यूज किया और वो इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। आई नो ये जो प्रोसेस है सोशल मीडिया का वो ऐसा ही है कि हाँ हम लोग प्रमोट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग।
आप लोगों को अपनी खुद की केयर करनी पड़ेगी। अगर आप लोग किसी को फॉलो कर रहे हो, पहली बात ये दिमाग में सोचो कि किसी की स्किन किसी टाइप की होती है, आपकी स्किन किसी टाइप की है। सो इट्स नॉट कि उसकी स्किन पे अगर कुछ नहीं हुआ तो आपकी स्किन पे भी कुछ नहीं होगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक बार जब एक्ने होती है, सो आई नो, और वो सब लोग जानते हैं जिनको एक्ने होती है, बहुत मुश्किल होता है। और एक्ने थोड़े से ही शुरू होकर फैलती है। सो बी केयरफुल अगर आप किसी प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज कर रहे हो। कुछ भी अपने फेस पे लगाने से पहले 100 बार सोचो कि आप वो चीज़ जो है वो यूज़ करोगे तो क्या होगा, या आपकी स्किन किस टाइप की है, या आपको कोई रिएक्शन हो सकता है या नहीं। सो इस तरीके से आज की वीडियो में मेरी एक्ने जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो आई रियली फील गुड कि मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की। और जो लोग भी एक्ने से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग मेडिकेशन पे हैं या जो लोग मेडिकेशन का सोच रहे हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। कई बार हम लोगों को प्रोडक्ट्स के साथ नहीं आराम पड़ता। जो काम दवाई कर सकती है वो दवाई ही कर सकती है। सो गो फॉर इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, मैं किस डॉक्टर के पास गई कैलगरी में, अगर कोई हेल्प लेना चाहता है, सो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।